बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, सबसे पहले हम मुल्तान के बारे में आपको बता दें। जो सैलाबी रेला मुल्तान के पास से गुजर रहा है ना, उधर बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस जो हैं जिनको बचाने के लिए जौन सा है बंद तोड़े जा रहे हैं। ये मैंने कल भी बताया था। बंद तोड़ने से जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, जो देहात हैं, वो सारे के सारे ना सैलाब की जद में आ रहे हैं। इसके बाद ये सैलाब जो है ना नाज़रीन, सिंध के अंदर दाखिल होगा और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको भी ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी गई है कि भाई यहाँ पे जो है ना आप ख़तरात हैं और आप इसको जो है ना इन इलाकों को खाली कर दें। अब मंगला डैम जो है वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है, अपने मैक्सिमम जो लेवल है उस हद तक पहुँच चुका है। और मंगला डैम तो जब मैं आम एक सिचुएशन में गई थी, मैं अपने एक शूटिंग के लिए गई थी, तो मैं मेरी बच्ची बोट पे फंस गए थे मंगला डैम में और बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। पानी इसी तरह से भर गया था मंगला डैम का और हम 6 घंटे पानी में बोट में रहे वहाँ पे। फिर रेस्क्यू की टीम भी जो थी वो हमें उस वक्त बचा नहीं पा रही थी और बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू हुए थे। 6 घंटा मैं और मेरी बेटी नीले हो गए थे, इतनी बुरी सिचुएशन थी। तो कोई अगर जा रहा है मंगला डैम में, कोई बोट पे जा रहा है या फिर किसी ऐसे, क्योंकि पहाड़ों में भी लोग रहते हैं, अगर कोई पहाड़ों पे ऐसे बोट के थ्रू भी जा रहा है ट्रैवल करके अपने घरों को, तो जो घर जा चुके हैं अपने पहाड़ों पे हैं वो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करें और शहर की तरफ आएँ। और आपको मैं ये बात बताऊं कि आप लोग सब के लिए दुआ करें। ये सिचुएशन वाकई कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, आफाती सिचुएशंस है, एक अजाब भी है। और दूसरा ये कि हमारी अपनी खुद की भी जो है ना ये लापरवाहियाँ हैं। हमने कोई एहतियात नहीं की, हमने कोई सिचुएशंस को जो है मैनेज नहीं किया, हम तैयार नहीं होते। हमारी वजह से ये सारी चीज़ें हम खुद फेस कर रहे हैं। हम लोगों की ये जो है ना नाअहलियाँ हैं। मगर अब हमें थोड़ा सा एहतियात ये करना पड़ेगा कि हमने जो ऐसे रूरल्स एरिया में रहते हैं लोग, मेरे सामने एक भाई बैठे हुए हैं, वो भी बेचारे ना इतनी बुरी जद में आए हैं। मैं उनको बोलती मौलवी भाई, उनका नाम जो है ना मैंने रखा ही मौलवी भाई। जब भी मुझे कोई दीनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं अपने भाई को पूछती हूँ, भाई आपका नाम क्या है? हाफिज़ भाई हैं हमारे। इनका पूरा घर डूब गया, इनका पूरा घर डूब गया। इन्होंने टिकटॉक पे अपनी वीडियो भी बनाई और देखा नहीं जाता जिस तरीके से इनके पूरे माँ बाप, बच्चे, फैमिली हमारे तो सामने हमारे साथ के बंदे हैं, तो हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, आपकी जो टीवी पे चीज़ें हम देख रहे हैं ना, ये हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। तो खुदारा आंखें खोलें, एक तो नुमाइश ना इस तरह की करें, जाके दूर दूर ये पानी देखने के लिए ना जाएं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर ना जाएं, किसी के दुख में साथी बने, शरीक हो। हदीका कियानी जी को मैं देख रही थी कल सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, वहाँ पे सोशल मीडिया पे हदीका कियानी जी को देखती थी। हमेशा कोई मुल्क पे आफत आती है, औरत होके बढ़ चढ़कर खड़ी होती हैं, चाहे लोगों से सपोर्ट करें, लें, कुछ भी करें, मगर आप बढ़ चढ़कर आगे आती हैं। आई जस्ट लव दिस, इस तरीके का जज्बा हम सब में होना चाहिए। देखें ना, आप अब जैसे आप लोग जो कोई वेले बैठे हुए हैं, कोई नौजवान है जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो जा सकते हैं, इन लोगों की मदद के लिए जा सकते हैं। उनको कपड़ों की ज़रूरत है, उनके पास छतें नहीं हैं, कैंपों में रह रहे हैं, कुछ बिल्कुल कैंपों के बगैर रह रहे हैं, ऐसी गीली खुश ज़मीन पे ऐसे बैठ के रह रहे हैं, पानी देख रहे हैं, बस कुछ नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि भूखे होंगे। अभी मौसम, हाय अल्लाह, ठंड का भी शुरू हो गया, आगे सर्दी भी है, मच्छर बहुत हैं इन इलाकों में, तबीयत बड़ी ख़राब होती है। डेंगू फैलने का जो है ना ख़दशा बहुत ज़्यादा है और दूसरी वबाएँ जो हैं वो भी फैल सकती हैं। पानी आपको पता है जहाँ पर आती है वहाँ पे वबाएँ बहुत जल्दी फैल जाती हैं। आप लोग ख्याल करें, इन लोगों के लिए भी दुआ करें और जितना हो सकता है अपने घर से रज़ाइयाँ, अपने घर से चादरें, अपने घर से कुछ कपड़े, इनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, उनके तो कपड़े डूब गए। वैसे इनके पास कितने कपड़े होते हैं बेचारे, इनकी कितनी कोई तनख्वाह, इनकी कितनी कोई सारा कुछ होता है, जैसे हमारी अलमारियाँ भरी होती हैं, इनके पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इनको कुछ कपड़े दे सके, वो कपड़े जो इनके काम के हों, इनके लिए गर्म हों, क्योंकि आगे मौसम के हिसाब से आपने देखना है। वो जो छोटे छोटे बच्चों को कोई स्वेटर्स दे सके, कोई गर्म कपड़े दे सके, कुछ रज़ाइयाँ दे सकें, कुछ ऐसी चीज़ें प्लीज़ इनके लिए मुहैया करना। बच्चों के लिए दिमाग में रखिएगा कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे, उनके जूस के डब्बे हों, कोई दूध के डब्बे हों, कोई चिप्स के पैकेट हों, कोई ऐसी चीज़ें भी, कोई बिस्किट्स हों जो कि वो स्नैक्स के तौर पर भी, अगर कुछ खाना नहीं खा रहे तो बच्चे नहीं खाते, आपको हमारे घर के बच्चे खाना नहीं खाते, तो वो उस वक्त इस सिचुएशन में जिस माहौल में होंगे, क्या बेचारे जो मिल जाएगा खा लेंगे। मगर ये कि आप कोई ऐसी चीज़ें जो ख़राब नहीं होने वाले आइटम होते हैं ना, वो जमा करें और वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने शो की तरफ, और नाज़रीन आज जो है
हाँ, हमने आज पोस्टर के हवाले से बात करनी है। हम जब खड़े होते हैं ना तो मोस्टली ये जो हमारी पोजीशन होती है बॉडी की, हम ऐसे खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से ना ये शोल्डर्स और ये जो कमर है, ये इधर हम लोगों को ज़्यादा पेन शुरू होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, लंबे लोगों में ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं ये। तो जो टॉल लोग हैं, जिसमें मर्द हजरात या औरत, तो उनको ना अपने पोस्टर के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब पोस्टर ये नहीं है कि बस आप पकड़े रहें और ये ऐसे नहीं, इसकी एक प्रैक्टिस है, इसकी एक टेक्निक है। इसको जानने के लिए हमने आज यहाँ पर बुलाया है कि डॉक्टर शम्सुल हक को, जिनसे हम पूछ सकें, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कि जो खड़े होने के और बैठने के, ये दोनों के जो पोस्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए जिसमें आपके जिस्म में दर्दें ना हो और आपका पोस्टर ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम आपको सलाम कहेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और हम सबसे पहले बैठने के पोस्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। पोस्चर इटसेल्फ जो है ना, ये आपके बॉडी का एटीट्यूड है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। इसको हम अपनी जिस्म की ज़ुबान के नाम से जानते हैं। आप जिस तरह का पोस्चर बॉडी पे चाहें आप इम्पोज कर सकते हैं। आप जिस तरह का जिस्मानी अंदाज़, आम अल्फाज में हम कहते हैं, आप बिल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, इसको मतलब आजकल हम क्यों इतना ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, उसकी रीज़न्स हैं। जिन लोगों के पोस्चर्स नहीं ठीक, उनकी दर्दें बहुत ज़्यादा हैं, उनको पेन्स हैं, फुल बॉडी पेन्स हैं, उनके गर्दन से लेके उनकी टांगों तक। फिर यहाँ तक देखा गया है कि उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं वो ठीक नहीं है। वाई कि अगर हमारी जो एक चेस्ट है, उसकी जो कैविटी की स्पेस है, अगर हमने उस स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, कम या ज़्यादा किसी भी तरीके से कर दिया, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं रहता, तो उससे ब्रीदिंग तक इम्पेयर हो रही है। फिर हमारे पास जितने आजकल लोग आते हैं वो सारे आते हैं विद बैड पोस्चर्स, और उन बैड पोस्चर्स की वजह से उनको मल्टीपल डिस्क प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनके मोरे आम अल्फाज में हम कहते हैं कि सरकना शुरू हो गए हैं, अपनी जगह से हिलना शुरू हो गए हैं, और वो कंडीशन बढ़ते 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 यहाँ तक आ गई है कि एक ग्रुप ऑफ मसल बहुत वीक हो गया, या इतनी वीकनेस आ गई है कि उस ग्रुप ऑफ मसल में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, और एक ग्रुप ऑफ मसल इतना टाइट हो गया है, इतना खिंच गया है कि उसके अंदर वो दर्द जो है वो जा ही नहीं रही। सो इसके ऊपर इतना आजकल अर्गोनॉमिक्स और तमाम इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में, बिजनेस प्लेसेस पे, हर जगह पे, इवन आपके कैमरामैन खड़े हैं, इनके लिए हम हर जगह पे इनको फोकस कर रहे होते हैं कि आप प्लीज़ अपने काम के दौरान, अपने ऑक्यूपेशन के दौरान, या अपने घर में, आप जहाँ पर भी हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बैठे हैं, अपने पोस्चर्स, अपने बैठने के अंदाज़, अपने खड़े होने का अंदाज़, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखें। सही बैठने का अंदाज़ जो है वो बहुत सिंपल सा है, जिसमें हम 90 डिग्री का रूल इस्तेमाल करते हैं। और 90 डिग्री के रूल में क्या है कि जस्ट लाइक यू कैन सी मी, कि मैंने एक तो अपने शोल्डर्स को बहुत ड्रॉप में नहीं रखा हुआ, लाइक दिस। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए बहुत वाज़ेह है कि अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो ड्रॉप करने से फ़ौरन मेरे ये अगले मसल्स जो हैं ये सारे वीक हो रहे हैं, और बेली जो है ना वो एक्सपोज होना शुरू हो गई है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं अपना पोस्चर अलाइन कर रहा हूँ तो मेरे जिस्म के अगले जो मसल्स हैं ये सारे अलाइन होना शुरू हो गए। अच्छा, ये जो जिस्म होता है हमारा, बिल्कुल रबड़ की मानद भी होता है ना, इसको जिस तरीके से हम यूज़ करेंगे, छोड़ेंगे, वो वैसे ही हो जाएगा, वहाँ से फैलना शुरू हो जाएगा। True. जैसे जिन मसल्स को आपने, फ्रंट के मसल्स को आपने कहा आपने छोड़ा भी किया, तो पेट आगे आ गया, चर्बी लटक गई, अजीब तरीके से बॉडी शेप शुरू हो गए, तो उस तरीके से बन भी जाती है बॉडी, वहीं पर फिक्स हो जाती है। फिक्स भी हो जाती है बॉडी की, ये टेंडेंसी है। हमारा दिमाग इतना पावरफुल टूल है, आप इसको जहाँ लगाएंगे लग जाएगा। आप इसे कहें कि आपने गर्दन यहाँ एडजस्ट करनी है, यहाँ एडजस्ट कर देगा, 10 दिन के बाद जो है ना ये इधर वाले मसल्स खिंच जाएंगे, इधर वाले वीक हो जाएंगे। तो वो आपको पेन्स तो आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपने बॉडी को ये खुद ट्रेन किया है, ये आपने बॉडी को स्टिमुलस दिए हैं, ये मैसेजेस आपने बॉडी को दिए हैं कि मैं ऐसे ही काम करना चाहता हूँ। मैंने एक पेशेंट किया, he was from a very good bank manager, he was a manager, बड़े माशाल्लाह fit and healthy, but he was having very strong pain, बड़ी पेन गर्दन में, और कह रहे हैं कि मेरे से हिला नहीं जा रहा। हिस्ट्री में मुझे ये बात पता लगी, कोई उनको डिजीज़ नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, कोई शुगर, कोई दिल की बीमारी, कुछ नहीं है। उनका जो वर्क प्लेस पे जो स्क्रीन था वो राइट साइड पे था, और वो पिछले 8 साल से यूँ स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह स्क्रीन इस्तेमाल करने की वजह से वो सारी गर्दन नीचे से स्केलेटन यूं रोटेट कर गया, और रोटेट करने से वहां पे फिर एडहेजन्स बन जाती। एडहेजन्स का मतलब होता है स्टिकी से सब्सटेंसेस जो जोड़ देते हैं वहीं पर रख के ना, और फिर वो जोड़ जब देते हैं तो फिर वो फ्रीज हो जाते हैं।
वो जब वो फ्रीज हो जाते हैं एनकाइलोसिस हो जाती है, जुड़ जाते हैं, जोड़ जुड़ जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं ना राइट साइड की तरफ ना करवट लेकर सोती हूँ। मोस्टली लोग सोते तो राइट साइड पे, फिर अपनी करवटें बदल भी लेते हैं। आपको पता भी है, वैसे पसंदीदा है कि आप राइट साइड पे सोएं, सीधा हाथ ऐसे गाल के नीचे रख के सोएं। मगर मैं क्या करती हूँ, जब फराल के ना गर्दन के, मेरी बेटी जो है उसके गर्दन के नीचे मैं हाथ रख देती हूँ, तो मेरा पोस्टर राइट साइड पे बहुत ज़्यादा दबाव उस तरफ होता है, प्रेशर। मैं पूरी रात ऑलमोस्ट उसी तरह होती हूँ। सुबह उठती हूँ तो भी मुझे डर ये होता है कि अगर मैं हाथ हटाऊंगी तो उठ जाएगी, तो मैं सुबह उठती हूँ तो वैसे, और मेरा ये शोल्डर ना सारा स्टिफ हो जाएगा, डेफिनेटली इतना बुरा स्टिफ है। मैं इतनी एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, ये जाता ही नहीं है। ऐसे ही है। हमारा ओवर यूज भी एक प्रॉब्लम है ना, ओवर यूज। अब देख, एक शख्स है वो गाड़ी चला रहा है, वो कहता है जी मैं दिन में 10 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। ऊबर ड्राइवर्स हमारे सारे आजकल काफ़ी हैं, सॉरी ये जो इन ड्राइव और बाकी जो हमारे चल रहे हैं लोकल, अब वो क्या करते हैं कि उनके जब हम सीट्स देखते हैं ना सिर्फ, तो सीट्स ही गलत हैं जिनसे उनका बैठने का पोस्चर गलत है। अच्छा। जिसकी वजह से उनको दर्द ही दर्द हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ना पीछे कमर में दर्द जाती है ना टेल बोन में दर्द जाती है, खत्म ही नहीं होती। व्हाई? दे आर सिटिंग लाइक दिस। हाय, सीट्स उनकी नीचे से ऊपर है। अब 90 डिग्री रूल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये 90 से ज्यादा है। नाउ दिस इज कंफर्टेबल, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, सीधी सीधी लाइनें हैं, समझ आता है हर एक को। ये 90 है, ये 90 है, यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, इजी हैं। ये नेचर ने डिजाइन किया, हमने नहीं किया। लोग ये भी सोचते हैं पता नहीं डॉक्टर्स को क्या हो गया, हमें भाई कुछ नहीं हुआ, ये नेचर ने डिजाइन किया है, ये नेचर का डिजाइन बता रहे हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये जो सारे पोस्टर हैं स्टेप बाय स्टेप अब हमें घर वालों के लिए भी बता दें, और ये जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो भी लोग हैं हजरात, उनके लिए भी प्लीज़, ठीक है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक। आज हमारे पास डॉक्टर शम्स मौजूद हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी हम अटेंड करेंगे। हम सबसे पहले बैठने का पोस्चर जो है वो उनसे सीख रहे हैं जी। सिटिंग में जैसे आई वाज डिस्कसिंग कि हमने 90 डिग्री रूल यूज़ करना होता है। अब देखें, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं अपने शोल्डर से और अपनी नेक से शुरू होता हूँ। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी नेक को अलाइन करूँ जस्ट लाइक टू द कॉलर। आपने नेक को अपने कॉलर के साथ अलाइन करना होता है। सिर्फ इतनी अलाइनमेंट से ना आपके ये ईयर लोब्स आपके शोल्डर के साथ अलाइन हो जाते हैं। अच्छा। तो इससे आपका जो स्केलेटन है ना, एक्सियल स्केलेटन जिसको हम कहते हैं, वो स्केलेटन अलाइन हो जाता है, ऊपर से अलाइन हो जाता है। जस्ट लाइक मिलिट्री पोस्चर आपने देखे होंगे। मिलिट्री वाले आखिर इस तरह क्यों खड़े होते हैं? मिलिट्री वाले यूं क्यों नहीं खड़े होते पूरी दुनिया में? सोचें, बिकॉज दिस इज द राइट एंड न्यूट्रल पोस्चर फॉर देम। ये असल पोस्चर है जिस पोस्चर पे वो कंफर्टेबल रहेंगे, और इस पोस्चर पे उनको पेन्स और इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी, और वो ज्यादा अरसे तक काम करने के अहल होंगे, वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा देर तक काम कर सकेंगे। तो पहली चीज, अपनी गर्दन को अलाइन करें, गर्दन को कॉलर के साथ अलाइन करें। इफ देयर फीमेल्स, तो फीमेल्स डेफिनेटली ये दिमाग में बात रखें कि जो ईयर लोब है इसको शोल्डर के साथ अलाइन कर लें। अच्छा, ठीक है। अब देखें, ईयर लोब ऐसे भी हो सकता है, इफ पीपल कैन सी मी, ईयर लोब ऐसे भी हो सकता है। ये देखें, अब मेरा ईयर लोब आगे आ गया। हाँ। ये शोल्डर पे नहीं है, ये यहाँ पे शो हो रहा है कहीं। हाँ। इसकी लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर मैं ईयर लोब कब ठीक करूं, तो ये देखें, अब ये एक्चुअल ईयर लोब है जो कि मेरे शोल्डर के साथ अलाइन हो रहा है। तो बैठने में सबसे पहली चीज अपने गर्दन को इस तरह से अलाइन करें कि आपकी गर्दन जो है ना वो ईयर लोब के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर के साथ अलाइन हो जाए। फिर दूसरी चीज, शोल्डर का जो ड्रॉप है और शोल्डर का जो लिफ्ट है, इस पे ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं, या तो राउंड कर लेते हैं बिल्कुल यूं। अब ये राउंडेड शोल्डर्स एट द बैक ऑफ माई दिस नेक, अगर मैं पीछे से तो ज़ाहिर नहीं दिखा सकता, लेकिन क्या होगा कि जैसे मैंने यूं किया तो मेरे पीछे सारे मसल खिंच गए हैं। मेरी गर्दन के नीचे दरमियान में, बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में जो है ना, सारे मसल खिंच गए हैं। अब वो सारे जो खिंच गए हैं उनमें कुछ देर के बाद टेंशन इतनी बिल्ड हो जाएगी कि वो टाइट नॉट्स बन जाएंगी, ट्रिगर्स बन जाएंगे। वो ट्रिगर्स ऐसे बनेंगे हाथ लगाने से दर्द करेंगे। पेशेंट कहेगा मुझे हाथ लगाएंगे ना तो उससे भी दर्द होगा। सो उससे बचने के लिए इस तरह से बच्चे भी अमूमन खड़े होते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। हम इसीलिए जगह जगह पर इस वक्त, जैसे मैंने आपको बोला, कि हम तकरीबन हर तरह की पॉपुलेशन को ये गाइड कर रहे हैं कि प्लीज अपने पोस्चर को ठीक रखें। बच्चों के लिए तो बस्ता एक बहुत बड़ा बैड पोस्चर है, वो जो बैग पीछे कैरी करते हैं। इसीलिए दुनिया में आप देखें, रिसर्च हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, बैग पैक ना करें, पीछे ना रखें। आप क्या करें कि ऐसी स्ट्रैप्स बिल्ड करें कि बैग आगे हो, आपके बेली की तरफ हो। अच्छा, तो आप देखें दुनिया में इस वक्त यही यूज हो रहे हैं। ऐसे बैग्स उन्होंने बिल्ड कर लिए जो आगे की तरफ है। चाइना में मोस्टली है, वो पीछे नहीं है, वो आगे की तरफ है। बिकॉज दे नो कि अगर पीछे उस तरह से अगर लोड कैरी किया जाता है तो आपकी जो बैग है वो फौरन यूं हो जाती है, स्वे बैक हो जाती है, बच्चा यूं चल रहा होता है।
वो स्वे बैक इसको हम कहते हैं, बैक तो सारी पीछे चली गई। इससे क्या हुआ, अब मेरे सारे एब्डोमिनल्स टाइट हो गए, मेरे एब्डोमेन के मसल आगे सारे टाइट हो गए, मेरी कमर के नीचे वाले मसल जिनको हम एक्सटेंसर कहते हैं वो सारे खिंच गए, तो जो उनके ऊपर लोड ज्यादा आ गया। उसका क्या फायदा? फ्रंट पे बैग होगा तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है उसको सही जो है उसका लोड जो है ना वो शिफ्ट करेगा। जैसे फ्रंट पे बैग लूंगा ना तो लोड आगे की तरफ आया तो मेरा एक्सियल स्केलेटन और मेरी ये जो पसलियां हैं ये दोनों इसका बेस बन जाएंगी। और इसके बेस बनने से क्या होगा कि वो उतना मैं आगे को फॉल नहीं कर रहा हूँ, नीचे उसका बेस बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि आप जब बैठें तो आपके शोल्डर्स को जो है ना इस तरह से आपने बिल्कुल ड्रॉप में नहीं लेना। अच्छा, अब आप शोल्डर्स को भी अलाइन रखें। हाँ। अच्छा, अब जैसे मैं शोल्डर अलाइन करता हूं तो आप देखें मेरे नीचे तक चेंज आ रहा है। इफ पीपल कैन सी, तो यहां तक चेंज आ रहा है, ये देखिए, सी दिस, सिर्फ शोल्डर के अलाइन करने से। मगर मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि फिर वो जो रिलैक्स मूड ऑन करते हैं, हम अपना एक बटन है ना, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ कर, जो रिलैक्स मूड ऑन करना है वो किस तरह से करना है? अब हम मूवी देखना चाह रहे हैं 3 घंटे की, हमने मूवी घर में देखनी है, सोफे पे बैठे बात करें, अखबार पढ़ें, चाय पी लें, थोड़ा एक रिलैक्स मूड बहुत अच्छा कैसे करना है? इसमें आपने तो थक जाएंगे। हमारे अक्सर होते हैं वो जो हाफ लाइंग पोस्चर्स होते हैं हमारे, जिसको हम रिलैक्सिंग पोजीशंस कहते हैं। रिलैक्स करने के लिए हमारी पोजीशंस मौजूद हैं, जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके लॉन्स में पड़ी हुई चेयर्स हैं। लॉन्स में पड़ी हुई चेयर? लॉन्स में जो चेयर होती है ना, जिसमें आप थोड़ा सा यूं आधा लेटे आधा बैठे इस तरह से रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब वो चेयर भी प्रॉपर डिजाइंड है, उसमें भी रूल्स हैं पूरे 90 डिग्री। वो एल शेप नहीं होती, वो एल शेप नहीं होती, एग्जैक्टली। और अगर आप उस पर काफी देर बैठे भी रहे ना तो आपको अच्छा फील होता है, यू फील रिलैक्स्ड। आपको बैड, अच्छा बुरा कब फील होगा? बुरा जब फील होगा जब आप उसके ऊपर अपने आप को ऐसा उल्टा सीधा कर लेंगे, रोल कर लेंगे, यूं गिरे पड़ेंगे, इधर गिरे पड़ेंगे, डेफिनेटली फिर आप अपने बॉडी के सारे एक्सिस खराब कर लेंगे। अच्छा, एक्चुअल उसके ऊपर भी सिटिंग पोस्चर यही है। आपने एक लेग को थोड़ा सा डाउन किया, ये देखें, मैं लेग जैसे ही डाउन करूंगा ना मुझे सुकून मिलता है। 90 डिग्री से डाउन किया, आप सुकून से उसके ऊपर ही देखें, अपने न्यूट्रल पोस्चर्स पे मेरी कमर बिल्कुल सीधी है ऊपर से नीचे तक, साइड से अगर दिखा सकें तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सीधी है। ठीक, आप इस तरह से आराम से उसके ऊपर अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और घर के सोफों पे? हाँ, सोफों पे नहीं, सोफों पे यही है आपके पास 90 डिग्री। नहीं तो मूवी देख रहे तो ऐसे ही बैठ के देखते हैं, और मूवी देख रहे हैं ऐसे ही, हम रिलैक्स ही नहीं हो सकते। पाव, मेरा दिल करता है टेबल आगे हो, उसके ऊपर पाव फैलाई हो मैंने। उसके लिए वो वाली चेयर बाय करें नहीं, फिर वो खरीदनी पड़ेगी। exactly. मगर इस तरह के सोफे जो घर में हमारे एल शेप होते हैं, सोफे के लिए देखें यही पोस्चर है, 90 डिग्री यही पोस्चर है। अगर मेरे पास ग्राफिक्स होते इस वक्त मैं आपको ग्राफिक्स में दिखा सकता कि हमारे अंदर ढांचे की कितनी बुरी हालत होती है। तो ये लाउंज के जो सोफे हैं, जो टीवी लाउंज के होते हैं, वो डिजाइन ही नहीं है इसका मतलब हमारे उस हिसाब से। अच्छा, समटाइम्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऑलरेडी ना वो एल शेप के हिसाब से जो है ना वो सेट ही नहीं होता, ऐसे ही खराब हो चुका होता है। हम एल शेप की अगर कोशिश करें तो हमें तकलीफ होती है, पेन होना शुरू हो जाती है, बहुत थकावट शुरू हो जाती है। फिर नहीं, उसमें आपको पहले थोड़ा सा ना किसी से पोस्चर को असेस करवा के उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू पहले अपने वो सेट ऑफ मसल्स, वो सेट ऑफ जॉइंट जिनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है ना, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो रिलीज़ करें, उसके बाद आप इन पोस्चर्स से ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा डिसऑर्डर है डवेगर्स हम्प बन जाता है ना लोगों के यहाँ पे गर्दन में, देखा होगा यूं गर्दन आगे फॉरवर्ड हेड पोस्चर, और पीछे जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है वो पूरा उभरा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, वो डवेगर्स हम्प है। अच्छा, अब डवेगर्स हम्प कब बनती है? जब आप इसी तरह ये बैड पोस्चर कई सालों तक रखते हैं, तो फिर वो बॉडी वहां पे एडजस्ट कर जाती है। एडजस्ट करने के बाद वहां पे वो सारा एक आपको उभार सा नजर आता है। आप कभी ऐसे पेशेंट को देखें, उस उभार पे हाथ लगा के देखें, वो उभार आपको हड्डी से ज्यादा सख्त मिलेगा, हड्डी की तरह सख्त मिलेगा, वो इतना स्टिफ हो चुका होगा। अब अगर मैं उस पेशेंट को कहूंगा उस वक्त कि आप अपना पोस्चर यूं ठीक करें, तो कहेगा ओ डॉक्टर साहब आई एम वेरी स्टिफ। अब वहाँ क्या चाहिए? पहले हमें मायोफैशियल रिलीज चाहिए, रिलीज के साथ हमें उस जॉइंट्स की जो डिफॉर्मिटी है, जो उस वक्त जो चेंज आया है, उसके लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस टेक्निक्स होती हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस चाहिए, ऐसी एक्सरसाइजेस चाहिए जो मसल खिंच गए हैं उनसे वो मसल्स रिलीज हो जाएं। हमें पहले वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि वो मसल्स रिलीज हो जाएं। जब जैसे मसल्स वो रिलीज होंगे, वो रिलैक्सिंग मोड में आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको पोस्चर का फायदा होना शुरू होगा। मतलब वो जो चीज़ है जो आप कह रही हैं, वो तो एक बैड
इंजरी आपको हो गई, वो आपकी तो एक मसला आपकी हो बात गया। बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी एक दोस्त है ना, उसको मैंने कहा कि घर पे ना एक्सरसाइजेस किया करो। ये देखो शिल्पा शेट्टी की एक्सरसाइज सीडी है, ये कर लो, और दूसरी हैं आपको पता है जेनिफर, इन लोगों की। तो मैंने इनको कहा तो वो ना शुरू हो गई देख के ना, ला के गूगल से निकाल के तो चीज़ें। अब हुआ क्या उसके साथ कि अब पोस्टर्स ख़राब हो चुके थे, जिस्म में ऑलरेडी दर्दें थी। अब वो स्टेप्स उसने करना शुरू किए अपने टांगों के, अपने कमर के, या फिर ये वाले भी, तो उससे हुए कोई नहीं, उसके उल्टे ना पट्टे चढ़ गए जी, ज़्यादा पेन कमर हो के गया। कि वो ऐसे फ्रीज घूम रही दुरुस्त, थी। दुरुस्त। मैंने कहा तुम्हें हुआ क्या? कहती है तुमने मुझे कहा था एक्सरसाइज करो तो मेरा ये हाल हो गया। ऐसे ही है। आप जिस इसका तरह वो मतलब कहते हैं ना जब कि तक- इंटरनेट से देख के दवाई ना खाएं, उसी तरह हम कहते हैं इंटरनेट से नहीं देख तो के क्या एक्सरसाइज इसका ना मतलब ये है कि जब तक आपके जिस्म की दर्द ठीक ना हो, अगर आपको बैड पोस्चर की वजह से Yes, अपने दुरुस्त। बैक में पेन है, या जिस्म में, या पीठ में, या कंधों में स्ट्रेस है, तो उसका मतलब हमने उस वक्त एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैं काफ़ी बार ये अपनी कॉमन पब्लिक को ये चीज़ याद करवा चुका हूँ, अब फिर याद कर लें। जब भी दर्द हो, सबसे पहले दर्द को ट्रीट करना है। एक्सरसाइज पे नहीं एक्सरसाइज निकलना नहीं ना। करनी, ओके। पहले दर्द को ट्रीट करना है, एक्सरसाइज उसके बाद होगी। अच्छा, ये रूल है। आप पहले पेन कम करेंगी, आप पहले स्टिफनेस जो बनी हुई है जॉइंट्स की वो कम करेंगी, जो स्पेसेस कम हुए हैं वो कम करेंगे, फिर आपको हम नॉर्मल एक्सरसाइज की तरफ लेके आते आप समझ आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया हमारे जिस्म का पोस्टर क्या होना चाहिए। और आप ये देख लीजिए, अगर हमारे जिस्म का पोस्टर ख़राब हो जाएगा ना, और हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे, तो ये कोई छोटी सी आपकी जो है ना वजह नहीं बनेगी, ये बहुत बड़ी वजह बन जाएगी। आपके पूरे जिस्म के हिसाब से जो है ना, आप ना चलने फिरने के काबिल रहेंगे, कासिर हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी बॉडी में वो एक्टिविटी नहीं रहेगी, आप वैसे एक्टिव फील नहीं करेंगे, आपके हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे। और स्ट्रेस में आपको पता है बहुत कुछ होता है। अब ये जो हेयर फॉल है वो होता है, स्किन ख़राब होती है, मज़ीद आपके जो बॉडी के जो आर्गन्स हैं, लोग चीज़ें हैं, मसल्स हैं, और ख़राब होते हैं। तो चीज़ों को डैमेज भी लेके जाने से पहले अपनी बॉडी के पोस्चर को ठीक करें। फिर ब्रेक के बाद मिलता है। वेलकम बैक। अच्छा नाज़रीन, अभी मेरे पास कंज़ा आफ्ताब हैं। डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब से आज हम ये पूछेंगे कि ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्पेशली वुमेंस में, तो उनको क्या इश्यूज़ जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए ये सिर्फ ख़वातीन में होते हैं या मर्दों में भी होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो हार्मोन्स में अगर, तो उनको स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें कि कॉल्स भी आप कर सकते हैं। हमारे पास कंज़ा मौजूद है। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फिज़ा, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक तो ये बताइएगा कि किस एज में शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं? फिज़ा, हार्मोनल चेंजेस में सबसे मोस्ट कॉमन जो हमने नाम अक्सर सुना हुआ है दैट इज़ PCOS, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये प्यूबर्टी के बाद, यानी कि जब भी बच्चियां जवान होती हैं उसके बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पहले 1-2 साल में इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। तो 2 से 3 साल के अरसा के बाद यूजली जाके ये डायग्नोज होता है। किसी भी एज में हो सकता है। दूसरा ये कि 30s में जाके ये आपके ओवरवेट कैटेगरी के साथ ज़्यादा लिंक्ड हो जाता है। जैसे जैसे आप वेट गेन करना शुरू करते हैं तो 30s के बाद वैसे भी आपकी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं और वेट गेन के साथ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप जा रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये मतलब है कि जैसे ही आप वेट गेन करना शुरू करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ना शुरू राइट आफ्टर 30s? राइट आफ्टर 30s, और या जब भी आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो उसके और ये साथ मर्द औरत दोनों में? ये ज़्यादा हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं क्योंकि मर्दों में तो फीमेल हार्मोन्स होते ही नहीं है, तो हम फीमेल हार्मोन्स के इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। मर्दों के टेस्टोस्टेरोन ऑलवेज नॉर्मल रहते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो ये औरतों को फेस करना पड़ता ये है? औरतों को फेस करना अच्छा, पड़ता इसमें फिर बॉडी में बाल आ जाना बहुत ज़्यादा, फिर ये कुछ हेयर लॉस का इश्यूज भी जो सुनने में आता है, वो भी इन्हीं रीजंस? जी बिल्कुल, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें। सबसे पहले जो सिम्टम आपको आते हैं वो तो इरेगुलर साइकिल्स का होता है, लेकिन आप देखें कि स्किन पे क्या आता है, तो उसमें आपके सर से बालों का झड़ना और चेहरे के ऊपर अनवांटेड फेशियल हेयर का आना, जैसे कि दाढ़ी वाले एरिया में, मोस्टैच एरिया में, ऐसे इसको हम कहते हैं मेल पैटर्न के तरह के आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे दाढ़ी में मर्दों में बाल होते हैं, ख़वातीन में नहीं होते, लेकिन उनके आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह मोस्टैच एरिया में, इसी तरह आपकी चेस्ट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। हिर्सुटिज्म इसको कहते हैं। एक ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। दूसरा, जॉ लाइन के ऊपर एक्नी आना शुरू हो जाती है, लोअर फेस एक्नी। ये कील मुहासे निकलना इवन लेट एज में, जैसे 30s में हमने देखा है आजकल एक्नी बहुत कॉमन है। तो वो सबसे उसकी बड़ी वजह जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है।
इसके अलावा सर में गंजपन शुरू हो जाता है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, ये जो सेंट्रल मांग होती है ये वाइड होना शुरू हो जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एक फिर सिबोरिया जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं, एक ऐसी डैंड्रफ शुरू होती है कि ख़त्म ही नहीं होती, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ जगहों पे डार्कनेस शुरू हो जाती है, आपकी गर्दन के पिछले एरियाज़ जो हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, बगलें डार्क होना शुरू हो जाती हैं। तो आपकी ओवरऑल जो सारी स्किन का टेक्सचर है वो डार्क और वेलवेटी होना शुरू हो जाता है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी को ड्राई भी होती है फिर उसके बाद, या फिर ड्राइनेस भी होती है, क्योंकि देखें हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं ना वो मॉइस्चराइज्ड रखते हैं, वो आपकी स्किन को यंग रखते हैं, मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखते हैं। जैसे ही इम्बैलेंस शुरू होता है तो ड्राइनेस के मसले शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक कॉमन वो सिम्टम है जो कि हमें देखने को मिलता है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ। डॉक्टर कंजा हमारे साथ ही हैं, हम एक ब्रेक के बाद इसका इलाज पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है और हम हार्मोनल इम्बैलेंस जो होती है ना, जिसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं आपके स्किन के और बालों के, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब अगर किसी को इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं हार्मोन्स के, तो फिर तो उसको पहले तो इन चीज़ों का कॉज का पता करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट जाके PRP या फिर कोई अगर मेडिकेटेड हमें स्प्रे सर के लिए मिलते हैं वो, या फिर एक्सोसोम्स जो है उसको नहीं ले सकते हैं ना, या ले सकते हैं? नहीं फिज़ा, बिल्कुल देखें एक प्रोटोकॉल होता है। एक अगर हेयर फॉल है या जॉ लाइन एक्ने आ रही है या आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है कि मेरा हार्मोन इम्बैलेंस है, ये 4 सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं ना, सर से बाल गिर रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, चेहरे पे एक्ने आना शुरू हो गई है, वेट गेन शुरू हो गया है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने सिग्नल्स देना शुरू कर दिए हैं कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। अब फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उसके लैब टेस्ट कराएं कि आइदर वाकई ही आपके हार्मोन इम्बैलेंस है या नहीं। और वो टेस्ट होते हैं, वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड डेज ऑफ पीरियड पे किए जाते हैं। LH, FSH, सीरम टेस्टोस्टेरॉन, सीरम प्रोलैक्टिन, और उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेल्विक एरिया का, ताकि हम ओवरीज में देखें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, सिस्ट नज़र आ रही हैं ओवरीज में या नहीं। अब ये 3 चीज़ों पे हमने बात की, एक सिम्टम्स हैं, दूसरे लैब टेस्ट हैं और तीसरा अल्ट्रासाउंड है। इनमें से 2 चीज़ें पॉजिटिव हो जाएँ तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो उसको फिर ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं और इसका इलाज हमेशा शुरू होता है वेट रिडक्शन के साथ। अगर आप ओवरवेट हैं तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है, आपकी एब्डोमेन के ऊपर जो फैट्स होती हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा बायस बनती हैं, क्योंकि यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है, यहीं से सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं घर में क्या कर सकते हैं आप कि 30 मिनट्स की वॉक डेली इनकॉर्पोरेट करें अपने रोज़ाना की रूटीन में। और इसमें ये मत समझें कि जो मैं 30-30 मिनट या 2-2 घंटे किचन में खड़ी रहती हूँ दैट इज़ एग्जॉशन। वो एग्जॉशन नहीं है, वो सिर्फ फटीग है, ठीक है। तो अपने लिए टाइम निकालें, आधा घंटा मॉर्निंग में या शाम में ज़रूर ब्रिस्क वॉक पे जाएँ। उससे आपकी जैसे ही वेट रिडक्शन शुरू होगी, हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये एक एडजंक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं, खाने वाली दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ताकि हम हार्मोन्स को बैलेंस कर सकें। अच्छा, हार्मोन्स के जो चेंजेस जब ये शुरू होते हैं, ख़ासतौर पे छोटी उम्र की जो बच्ची हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, प्यूबर्टी टाइम भी जब उनका होता है, जी। तो उस वक्त उनको कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं खिलानी चाहिए, हमें परहेज़ करवानी चाहिए, या हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं, वो प्लीज़ हमें डिस्कस कर लें हमारे साथ। जी देखिए, हमेशा बच्चों को ना मॉडरेशन में फ़ूड दें। आजकल मैंने देखा है कि माएँ ठूसती हैं, फूड ठूसती है, बच्चे को जब तक भूख ना लगे उसे खाना ना दें। अच्छा। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड ना खिलाएं बच्चियों को, ख़ास तौर पे क्योंकि फ़ास्ट फूड में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट होती है। तो जब बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट आप बार बार देते हैं तो अर्ली प्यूबर्टी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। अर्ली प्यूबर्टी के साथ ये सारी चीज़ें जो है मिली हुई हैं, ओवरवेट के साथ, अर्ली प्यूबर्टी के साथ PCOS जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो इसलिए मॉडरेशन में ऑर्गेनिक फूड, घर का बना हुआ खाना, ये ज़रूर दें। दूसरा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के 1-2 साल तक आप कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस को डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, साइकिल्स इरेगुलर होते हैं, तो उस वक्त हम किसी को लेबल नहीं कर सकते कि अभी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इसे हम 2 से 3 साल का वेट करते हैं कि सिम्टम्स को देखते हैं और हार्मोन्स के ट्रेंड्स को देखते हैं, 3 साल के बाद जाके डायग्नोज होता है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रीज़ी ड्रिंक्स वगैरह और हाई कार्ब्स डाइट। अच्छा डॉक्टर कंजा, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो, एक न्यूज़ की ब्रेक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वरना मेरे जैसे कुछ कज़न्स हैं मेरी, मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ और वो सिर्फ 15 साल की, मगर मेरे से देखने में भी ज़्यादा लंबी हैं, चौड़ी भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, और 15 साल की उम्र में मुझसे बड़ी लगती हैं। इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी। ब्रेक लीजिए।
अच्छा, तो फिर आप बताइए कि हम अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। एक तो ये कि अगर कोई हमने घरेलू कोई ट्रीटमेंट लेनी है, कोई दवाइयाँ लेनी है, कोई मल्टीविटामिन्स लेनी है, तो उसके बारे में बता दें। और ये जो हेयर नेल की हम जो स्किन की खा रहे होते हैं गोलियाँ, मल्टीविटामिन्स खा रहे होते हैं, क्या सही है? अच्छा फिज़ा, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हम देखी है ना, ख़ासतौर पर बच्चियों में जो आती है, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक होता है हमारे यहाँ पैलर होता है, एनीमिया होता है, या आयरन डेफिशिएंसी होती है, यानी खून की कमी होती है। तो ये आप देखते किसी को बता भी सकते हो, भाई तुम बड़े पीले लग रहे हो, तो जो वो पेलनेस होती है ना, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी। तो उसमें आप आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दो तो बालों का गिरना रुक जाता है। ठीक है, जैसे बचपन में हम सर्विक जी लेते थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी मगर अभी ले लिया। जी, सर्विक जी में भी आयरन होता है, उसमें जिंक होता है। जो जिंक है ना, वो बालों के लिए, हम पहले भी जिंक पे बात कर चुके हैं, बालों, स्किन, नेल्स के लिए जिंक बहुत अच्छा है। और जिनको जिंक डेफिशिएंसी होती है उनके भी बाल बहुत गिरते हैं। तो जैसे डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं बाल गिरने की, तो उनमें से एक कॉज जिंक डेफिशिएंसी है, अच्छा। एक कॉज आयरन डेफिशिएंसी है, एक कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ फिर दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की वजह से गिर रहे हैं। तो वो 100 डिफरेंट कॉजेज़ हैं बाल गिरने की। तो उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि आपकी कॉज कौन सी है। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें एक दफ़ा। लेकिन अगर घर में कुछ कर सकते हैं, किसी को लगता है कि उसका पीलापन है, जैसे आपको हाथों से पता चल जाता है, हाथ हमारे हमेशा रेड होते हैं, हल्की सी पिंकिश ह्यू होती है। अच्छा। तो अगर आप एक नॉर्मल बंदे के साथ मैच करें और आपके हाथ थोड़े से ज़्यादा पीले हों, तो इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। या फिर अक्सर आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, वो कहते हैं ऐसे करके दिखाएं, ठीक है। तो हम ये जो नीचे वाला पोपोटा होता है ना आँख का, इसमें हम पेलनेस चेक कर रहे होते हैं। अगर ये इतना रेड नहीं है, ये इसमें पेलर है, तो आप ज़रूर आयरन सप्लीमेंट्स लें। उसमें सर्विक जी भी हो सकता है, उसमें फीफोलवेट भी हो सकता है, आइब्रिड फॉलिक भी हो सकता है, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं आयरन सप्लीमेंट्स। मेरी तो है ही पीली है ना, तो फिर सीबीसी आपका होगा कोई 10 HB होगा तकरीबन, जो मुझे इधर से थोड़ा सा नजर आए। तो मुझे भी देख के फील हो गया 10-11 शायद हो। लेकिन एक्चुअली तो आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर जब हम कराते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है HB। HB इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा। तो जब आप हीमोग्लोबिन देखें कि आपका 12 से कम है, तो फिर आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं। अच्छा, तो हम डॉक्टर के पास, अगर ये सारे सिम्टम्स हमें चल रहे हैं, किसी को भी चल रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो टेस्ट हैं ये करवा लें। इसमें एक आपने बताया कि सीबीसी करवाना है, दूसरा जी, एक सीबीसी कराना है, एक आपने सीरम फेरेटिन चेक कराना है। फेरेटिन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स कितने हैं। अच्छा। ठीक है। HB तो एक सामने हमें नज़र आ रहा है कि आयरन बन के आपके ब्लड में आ चुका है। ओके। एक वो तो बड़ी लेट कम होगा, उससे पहले पीछे स्टोर्स ख़त्म होते हैं, गोदाम में से ख़त्म होता है चीज़, तो वो फेरेटिन है। सीरम फेरेटिन बताएगा कि आपके पास कितने स्टोर्स रह गए हैं आयरन के। ठीक है। अच्छा। फिर आपने कराना होता है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बाल बहुत गिरते हैं, तो सीरम विटामिन डी कराएं। इसके अलावा जैसे हमने अभी बात की थायराइड के प्रॉब्लम्स की वजह से बाल गिरते हैं, तो सीरम TSH इज़ थायराइड हार्मोन, तो आप TSH करा लें। ठीक है। ये, और 5वां होगा ख़वातीन में सीरम टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल हार्मोन होता है। जब फीमेल्स में मेल हार्मोन बढ़ता है टेस्टोस्टेरॉन, तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर ये 5 चीज़ें हम करा लेंगे ना, तो हमें एक जनरल गाइड मिल जाती है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या क्या चीज़, मसला क्या है। अगर इसमें से कोई कॉज मिल जाए तो वो ट्रीटेबल है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन के साथ। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई कॉज नहीं मिलती, तो फिर हमें डिफरेंट स्प्रेज और डिफरेंट चीज़ें या PRP या एक्सोसोम्स वो तब आते हैं जब आपकी कोई रूट कॉज नहीं निकली और हम कहें कि ये इडियोपैथिक है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है, तो अब हम सिर्फ बालों को स्टिमुलेट करेंगे विद PRP और एक्सोसोम्स और लाइट थेरेपीज़, तो उससे भी बाल भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो मर्दों के स्किन के इश्यूज आते हैं, तो ये इनको किस वजह से आते हैं? उनको तो आपको पता है हेयर फॉल भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो इनका क्या रीज़न होता है जब हार्मोन्स का रीज़न नहीं है? तो मर्दों के भी हार्मोन्स ही उनके बाल गिराते हैं। अच्छा। टेस्टोस्टेरॉन जो है ना, अच्छा। ये ख़वातीन में भी बाल गिराता है। और मर्दों का जो गंजपन, आप क्यों मर्द इतने आपको गंजे नज़र आते हैं, वो उनका अपना टेस्टोस्टेरॉन है जो कि एक ख़ास हार्मोन में कन्वर्ट होता है DHT में। और वो ये वाले आपका जो ये वाला एरिया होता है और पीछे जो ऑक्सीपिटल एरिया है, ये प्रोन होता है, हार्मोन प्रोन होता है, यहाँ से बाल झड़ते हैं। जैसे आपका DHT ज़्यादा होता है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ तो इसमें जीन्स भी हैं, जैसे ख़ानदानी भी होता है, कुछ लोगों के ख़ानदान में गंजपन चलता है, लेकिन ख़ास तौर पे मेल्स में उनके हार्मोन्स बाल गिराते हैं।
इससे इसकी सारी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो एंटी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो इनको भी अपने यही टेस्ट करवाने पड़ेंगे जो औरतों को आप नहीं, बता रही हैं, या उनके लिए कुछ किसी और? टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि उनको टेस्टोस्टेरोन का मसला है। उनको डायरेक्ट हम मिनॉक्सिडिल स्प्रे पे डाल देते हैं कि पहले स्प्रे लगाएं। स्प्रे से अक्सर अच्छे बाल जो है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हैं तो बाल गिरना रुक जाते हैं, 3 to 6 मंथ्स में नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर अब खाली स्प्रे से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर हमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं जो कि एंटी हार्मोन्स होती हैं, जो सिर्फ वो स्पेसिफिक हार्मोन पे काम करती हैं। और दूसरा फिर हमें PRP और एक्सोसोम्स या लाइट थेरेपीज़ की तरफ जाना पड़ता अच्छा, है। ये मर्द हजरात जो हैं सर पेंटा लगा के घूम रहे होते हैं सरसों के तेल में मिक्स करके, मोस्टली घर में जब कोई जिसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो वो ना सबसे पहले इसी नुस्खे में आता है, अंडा सर पे लगाता है या अंडे का तेल ढूंढ रहा होता है कोई भी मर्द हजरात हमारे, तो यही सुनने में आता है, ये देखने में आता है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब ये ट्रीटमेंट ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा फ़िज़ा, शायद थोड़ा सा फ़ायदा होता होगा, क्योंकि जब भी आप ऑयलिंग करते हो ना तो मसाज होता है साथ। तो मसाज से क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जिस एरिया की भी बढ़ती है उसका फंक्शन इंप्रूव होता है। बेसिकली हम जो भी मेडिसिन भी, जैसे मिनॉक्सिडिल एक बहुत मशहूर स्प्रे है, तो जब हम वो देते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपकी स्कैल्प की, उसकी वजह से बाल उगते हैं। तो येस, अगर आप मालिश कर रहे हैं, अच्छे से मसाज कर रहे हैं तेल लगा के, तो डेफिनेटली सर्कुलेशन बढ़ेगी, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, नए बाल उग सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन 10-20%, इससे ज़्यादा नहीं। और मर्दों की स्किन में क्या इश्यूज आते हैं? मर्दों की स्किन अगर हम ख़वातीन के साथ कंपेयर करें तो मर्दों की स्किन होती है थिक, ख़वातीन की थोड़ी थिन स्किन होती है और थोड़ी सेंसिटिव स्किन होती है। मर्दों की थिक स्किन होती है, इसमें कोलेजन ज़्यादा होता है और यहाँ ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ख़वातीन की स्किन में इतनी ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती, तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनको एक्नी बहुत स्वेयर होती है। जिन मर्दों को एक्नी होती है, बहुत मोटी मोटी नोड्यूलोसिस्टिक फोड़ों की तरह की एक्नी होती है। और इसी तरह दूसरी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से दूसरा जो इनको बड़ा मसला आता है सिबोरिया, डैंड्रफ का होता है। मर्द हजरात को डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और डैंड्रफ सिर्फ सर पे नहीं आती है, डैंड्रफ के एरियाज़ होते हैं, उनको यहाँ भवों में भी आएगी, आईब्रोज़ के अंदर, यहाँ नाक की साइड पे, मॉस्टैच और बियर्ड एरिया में, और इवन चेस्ट के बालों में भी डैंड्रफ आती है। तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम अक्सर बात करते रहते हैं, जैसे कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू है, उनको वो दिया जाता है कि आप ये लगाएं, इससे डैंड्रफ थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी, सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होगा। एक्नी के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये 1-2 मेजर डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा दोनों की स्किन तकरीबन सेम होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मर्द हजरात जो है वो कौन कौन सी ऐसी क्रीम या कोई चीज़ लगा सकते हैं जिससे ज़रा नॉर्मलाइज रहे? ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि मर्द हजरात की स्किन थोड़ी थिक होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सफोलिएटिंग एजेंट चाहिए होता है। जैसे आजकल पील्स का दौर है ना, AHA BHA पील्स, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो या तो एक ऐसा फेस वॉश रखें जिसमें सैलिसिलिक एसिड 2% हो, बस उसे एक दफ़ा चेहरा धो लिया करें। और एक सन ब्लॉक ज़रूर रखें, सन ब्लॉक लगाएं, क्योंकि इनका बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो इनकी स्किन में अल्लाह ने बहुत कोलेजन बनाया है, इतनी जल्दी रिंकलिंग नहीं आती, लेकिन अगर आप सन ब्लॉक लगाना शुरू कर देंगे ना तो कभी भी रिंकलिंग नहीं आएगी। आपकी रिंकलिंग नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी एक तो जो हमारे पाकिस्तानी या साउथ एशियन मेल्स हैं ना, इनकी स्किन बहुत प्रोटेक्टेड है। एक तो इसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा है, ब्राउन कलर है हमारा, वो ब्राउन कलर हमें सन से जो एजिंग आ रही होती है ना उससे बचाता है। वाह, ठीक है। अच्छा। एजिंग 2 तरह की है, एक इंट्रिंसिक एजिंग है जो आपने वक्त के साथ साथ तो बूढ़े होना ही है, ठीक है, वो तो हमारा लाइफ साइकिल है। और दूसरी होती है एक्सटर्नल एजिंग। एक्सटर्नल एजिंग का मतलब है कि आउटर एनवायरनमेंट जो है वो आपको एज कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सूरज है, सन की जो UV रेज होती हैं ना, वो आपकी स्किन में से कोलेजन को तोड़ना शुरू कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिंकलिंग देना शुरू कर देती हैं। तो इंट्रिंसिक एजिंग को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो रोक सकते हैं ना। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सन ब्लॉक है। आप सन ब्लॉक लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी एक्सटर्नल एजिंग बहुत डिले हो जाएगी। तो मर्दों को मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एक अच्छा रखें, सनस्क्रीन रखें और एक अच्छा फेस वॉश रखें, बस 2 चीज़ें काफ़ी हैं इनके लिए। और इनको कोई आयरन की या फिर विटामिन D की या फिर कोई और मल्टीविटामिन इनको लेने की कोई ज़रूरत है? अच्छा, यूजली मेरे ख्याल में मर्दों की खुराक भी यूजली अच्छी होती है। हम जब टेस्ट कराते हैं ना, फ़िज़ा CBC हम कराते हैं, तो मैंने बहुत डिफरेंस देखा है ख़वातीन और मर्दों की CBC में, कंप्लीट ब्लड पिक्चर में। मर्दों का HB कभी भी 12 से नीचे नहीं देखा, इवन पाकिस्तानी मर्दों का भी नहीं देखा। और जो ख़वातीन होती हैं उन बेचारियों का कभी 10 से ऊपर नहीं देखा, 10-11। You're right. फैमिली में किसी को खून देना हो, मर जाएगा तो वापस वैसे ही आएगा जैसा गया था। औरत ने खून दिया तो वापस वो स्ट्रेचर पे आएगी। बिल्कुल। तो क्योंकि ख़वातीन में एक तो देखें मंथली भी आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है, उससे आयरन एफिशिएंसी में हम रहते ही रहते हैं। अच्छा। इसलिए हमें और दूसरा भी हमारी खुराक उस हिसाब से नहीं है कि जिसमें आयरन रिच फूड हम यूज़
यूज़ कर रहे हों, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। तो ख़वातीन को आयरन डेफिशिएंसी अक्सर देखी है, और मर्दों को कोई ऐसी आयरन डेफिशिएंसी कोई डेफिशिएंसीज़ नहीं होती हैं, उनको नहीं देखा मैंने। ज़बरदस्त। डॉक्टर कंज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया आपने हमारे इस टॉपिक को। आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब मेरे साथ मौजूद है वर्दा सिकंदर, और वर्दा के बारे में मैं ये बता दूं कि डाइटिशियन तो हैं मगर मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी हैं। जब आती हैं तो मैं इनसे बड़ा गिला शिकवा सब कुछ कर रही होती हूँ। मैंने इनकी अम्मी की हाथ की ना पेशावरी कढ़ाई की इतनी तारीफ़ सुनी है कि जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे पेशावरी कढ़ाई याद आ जाती है। तो खैर अभी हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे, मगर साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो खाने पीने का शौक़ है, जैसे अभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं वर्दा की जैसी मैंने शक्ल देखी तो मुझे पेशावरी कढ़ाई याद आ गई कि यार मैंने इससे कहा था कि लेकर आना, और ये वो ऑल दैट। तो इसी तरह बंदे का दिल करता है कुछ अच्छा खाने का, कुछ अच्छा पकाने का। सुबह उठता है तो बंदा डिसाइड करता है यार आज ये खाना है, आज वो खाना है। और जब आपकी शादी हो रही हो और आपकी शादी के दिन करीब हों, क्योंकि अब देखें ना आगे तो शादी के सीज़न है, सारा शुरू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारा शादी का सीज़न शुरू हो जाएगा। अब इन टाइम पे एकदम से लड़के और लड़कियां जब आके डाइटिंग करती हैं ना, और ये सब खाने मुर्ग मुसल्लम ठीक है ये सब कुछ छोड़ देती हैं, तो फिर होता क्या है कि उनको हार्मोनल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। उनकी जो बॉडी है ना वो लथार्जिक हो जाती है, बीमार कमज़ोरी, फ्रेश नहीं। तो अब जब आप शादी करके किसी के घर जा रहे हैं और आपके अंदर जान ही कोई नहीं है, आप खूबसूरत नहीं लग रहे, आप फ्रेश ही फील नहीं कर रहे, आप सारा दिन बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जहाँ बैठे हैं उठने की हिम्मत नहीं, उस लथार्जिक एनर्जी के साथ पे क्या फ़ायदा। इसी तरह लड़कों में भी बड़े मसले होते हैं। लड़के अपने पेट अंदर करने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं और उनकी स्किन ढलना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इश्यूज़ से बचने के लिए हमने थोड़ा पहले वेट लॉस करना है। वो अब हम आज आपको बताएंगे कि अभी से अगर आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो अक्टूबर की एंड, नवंबर, ये सारे सीज़न तक आपका वेट जो है वो कम भी हो जाएगा, कंट्रोल भी हो जाएगा, और आप अच्छे भी लगेंगे अपने शादी के दिन पे। तो आज उसकी डाइट पूछेंगे वर्दा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। मैं आपको बताऊं बस इसलिए लग रही हूँ कि आपको देख के ना एनर्जी वापस आ गई, और अब मेरा भी दिल कर रहा है किसी शादी पे जाऊं फटाफट। आप अपनी शादी पे चले जाएं, मुझे आप अपनी शादी में खाना खिलाएं। डान पक्की बात है। पक्की बात है, जब शादी मेरी होगी उससे पहले मैं वेट लॉस करूंगी और फिर मैं जरूर। मुझे तो लग रहा था आपने वेट कम कर लिया, इस वजह से अब आप शादी भी कर लेंगी फौरन। इन प्रोसेस है। अच्छा देखिए, इधर से हम बात शुरू करते हैं। शादी का टॉपिक अपने ऊपर आया तो चेंज कर दिया ना चेंज। थोड़ा अभी मेरी उम्र ही क्या है। बात खत्म, अब बात खत्म। अभी मेरी उम्र ही क्या है, बात खत्म। अभी तो मुझे लोगों के वजन कम कराने हैं जिनकी शादी है। That's what. अच्छा फिजा, जैसे कि अभी आपने एक बात का जिक्र भी किया कि जैसे ही सबको पता चलता है ना कि शादी की डेट फिक्स हुई है और 15 दिन बाद मेरी शादी है, तो लोग क्या करते हैं कि क्विक वेट लॉस स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि अब शादी के दिन मेरे रखी गए हैं और अब मैं क्या करूं कि फटाफट जो हकीम की फक्की है, जो इंस्टेंट वेट लॉस फार्मूलाज हैं, फाके हैं, वो सब फटाफट स्टार्ट कर दूं और वेट लॉस कर लें। अच्छा, अब इससे होता क्या है, ख़वातीन में तो मोस्टली हार्मोनल प्रॉब्लम्स, आयरन डेफिशिएंसी, चेहरे पे बेरौनकी आ जाना। अब आप देखें, एक ब्राइड है जिसने हेल्दी वे से वेट लॉस किया है, उसके अंदर एनर्जी भी है, उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी नहीं हुई, स्किन प्रॉपर ग्लो भी करे, आपकी स्टमक भी ठीक रहे, शादी वाले दिन आप एक खुशगवार खूबसूरत दुल्हन हो और जब आप एंटर हो तो आप बड़े एनर्जी सेंटर हो, और एक तरफ वो लड़की हो जिसने फाके कर के शादी वाले दिन उसे चक्कर आ रहे हों और शादी वाले दिन जो है वो उसको लग रहा हो कि मेरे से तो लहंगे का जो जोड़ा है वो भी, उसका भी वेट बर्दाश्त नहीं हो रहा। लहंगे का जोड़ा नहीं, जोड़े का जो लहंगा है जी वो उसका वेट बर्दाश्त उसका वेट बर्दाश्त ना हो रहा। अक्सर लड़कियां कह रही होती हैं कि हम शादी के दिनों में हैवी जोड़े पहने तो जिसम में दर्दें शुरू हो गई हैं, उनके कंधे, उनकी कमर, उनकी दर्द हो जाती है, दर्द होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं और एनर्जी इतनी डिप्राइव हो जाती है। ये तमाम वजूहात होती हैं रॉन्ग वेट लॉस स्ट्रेटजी से। अच्छा, अब शादी से पहले मैं एक चीज कहती हूँ, वजन भी कम करना है, आपने अपने अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर भी करने हैं और अपने आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी के लिए आपकी कैसी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है जिसमें बहुत सारी चेंजेस भी आनी है और अल्लाह ताला खैर रखे आगे फर्टिलिटी और डिफरेंट प्रोसेस से भी आपने गुजरना है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको पता लगे कि आपकी शादी की अभी बात होनी शुरू हुई है। और मैं तो लड़कियों को कहती हूँ, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं कि आपको पता है कि किसी भी टाइम रिश्ता हो सकता है, 6 माह से 1 साल का टारगेट रखें वेट लॉस के लिए।
अब आप पहले तो अपना राइट वेट लॉस टारगेट रखें, जिसमें आपने ग्रेजुअली क्या करना है कि अपना 3 किलो तक 1 महीने में आप वेट लॉस कर सकते हैं। अब वो लड़कियां जिनकी शादी अक्टूबर नवंबर में है, तो अब अगर वो ज़्यादा वेट लॉस करना चाहती हैं, 6 किलो महीने में गिराना चाहती हैं, तो उसके साथ फिर न्यूट्रिएंट बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी एनर्जी और फिर ऐसे विटामिन्स जो शादी के बाद बहुत अहम है। तो हम लड़के और लड़कियां दोनों के स्पेसिफिकली इस पे बात कर लेते हैं। अगर लड़कियों की बात की जाए, जब उन्होंने वेट लॉस करना है, एक तो कोशिश की जाए हाई फाइबर का इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स आपने बढ़ा देनी है, हाई प्रोटीन, और कोशिश करनी है कि जितनी भी रिफाइंड कार्ब्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि एक तो वो हार्मोनल खराबी का बाइस भी बनेंगी और वेट को स्टक कर देंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों के लिए 2 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शादी से पहले। कहा जाता है कि जब आपकी शादी होने वाली है 3 माह पहले ही आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। फॉलिक एसिड और आयरन, ये दोनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अच्छा, अब एक लड़की का पहले नहीं कहा जाता फॉलिक एसिड, शादी से फौरन पहले आपको कहते हैं कि फॉलिक एसिड शुरू कर बिल्कुल 3 माह पहले जो या है प्रेगनेंसी से पहले भी, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 माह जो है वो आपने पहले फॉलिक एसिड और आयरन का इस्तेमाल अपना ज़्यादा रखना है। अब जब आप आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे, आपका चेहरा जो है वो पुररौनक रहेगा, उसके साथ साथ आपकी ऑक्सीजन, आपका स्टैमिना, आपकी ब्रीथिंग एक्टिविटीज़, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जिससे अल्टीमेटली आपका वेट लॉस हेल्दी रहेगा। अच्छा, अब इसी तरह बरक्स आ जाते हैं लड़कों की तरफ। अच्छा, लड़कों के लिए ना मैं एक पहले डाइट बताने से एक रेकमेंडेशन ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बड़ी हमारी सोसाइटी का एक कॉमन इशू है। देखा जाता है किसी लड़के की शादी हो रही है ना, उसके दोस्त, उसके जितने मेल क्लोज फ्रेंड्स हैं, सब उसको मशवरे दे रहे होते हैं, तुम ये इतना वजन कम कर लो, ये फक्की खा लो, ये सलाह जीत ले लो, ये ले लो, और तुम फटाफट वेट लॉस करो और तुम्हारा जो पेट है वो अंदर जाना चाहिए। तो जिसके चक्कर में लड़का इतनी एक्सरसाइजेस कर रहा होता है और अल्टीमेटली वेट तो लॉस हो ही जाता है, उसके बाद उस बेचारे के पेट की चर्बी लटक जाती है, उसके कोलेस्ट्रॉल के मसले निकलने शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा वो ऐसी फकियां या कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से एनर्जी और हड्डियों के बहुत ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो लड़कों के लिए बहुत अहम है, एक तो आपने जब अपना वजन कम करना है, उसके साथ एक चीज़ की एहतियात करनी है, जिस्म को लटकने नहीं देना। अच्छा, अब मर्दों में एक कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि जब वो वेट लॉस करते हैं तो उनकी स्किन फोल्डिंग होना, फैट बैंड्स बनना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उससे बचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैट को मसल में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब ये कैसे करना है, ये ब्रेक के बाद आप बताइएगा डिटेल में, क्योंकि फैट को मसल में कन्वर्ट कराने के लिए एक्सरसाइज भी शायद जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरसाइज और प्रोटीन। ब्रेक के बाद आप ये दोनों डाइट और दोनों एक्सरसाइज का बताइएगा। ठीक है, ब्रेक। ना सारा कुछ जानने को मौका मिलता है, वर्दा के साथ 2 मिनट बैठ जाओ तो बड़ा कुछ पता चलता है। अच्छा वर्दा, ये अभी मैं आपका टिकटॉक देख रही थी। जी। आपकी तो बड़ी तालीम है, मतलब सिर्फ आपने वेट लॉस के ऊपर नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। एस्थेटिक्स में भी आपने काम किया? जी बिल्कुल, एस्थेटिक्स में भी, और बाकी न्यूट्रिशनिस्ट के बनिस्बत जो मेरी डिफरेंट क्वालिटी है वो ये है कि मैं हर तरीके से वेट लॉस करा देती हूँ। अगर अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम वेट लॉस कर लेते हैं ना, खास तौर पे अब जैसे शादी सीजन स्टार्ट हुआ है, आजकल हमारे पास बड़ी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। अब क्या होता है कि आप पूरा वेट लॉस जब करते हैं ना, तो उसके बाद कुछ फैट रिकंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी की डबल चिन रह जाती है। यही मैं आपसे भी पूछ रही थी कि जैसे ये मेरी डबल चिन है, तो ये लेमन बॉटल से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, ये लेमन बॉटल से बेहतरीन खत्म हो जाएगी, और उसके साथ ऊपर आरएफ और बाद में आप हाइफू ले लें तो ये बेहतरीन खत्म हो जाएगी। आरएफ कितने टाइम तक रहती है? अच्छा, आरएफ और है क्या आरएफ? अच्छा, आरएफ है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास जो है वो मसल स्ट्रेचिंग जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है। वो क्या करती है कि पहले लेमन बॉटल लगा के उसके बाद हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जब उसको कंप्रेशन देते हैं, तो क्या होता है कि जिस पोजीशन पे आपने लेमन बॉटल लगाई है उस जगह पे फैट जो है वो स्टैटिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फौरन टाइट हो जाती है स्किन। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे वेट लॉस कर रहे हैं, किसी का ये जो इंट्रावेनसली फैट होता है ना, वो आपके जिस्म में कहीं ना कहीं रह जाता है, तो अब उसको ख़त्म करने के लिए अब मुख्तलिफ प्रोसीजर्स वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और शादी से पहले ख़ास तौर पे अगर लड़की हैं और आपके लोअर एब्डोमेन पे फैट है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्या चीज़? अगर लोअर एब्डोमेन पे आपका फैट का बैंड रह गया या फैट रह गया, तो उसकी वजह से 3 कॉमन प्रॉब्लम्स जिनके लिए आप शादी के बाद तैयार हैं, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस,
इनफर्टिलिटी या मैच्योर प्रेगनेंसी का ना होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली है। और थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि अगर आपका यहाँ पे फैट रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता शादी के बाद हार्मोनल खराबी की वजह से आपका ओवरऑल वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए एक तो ओवरऑल नेचुरल तरीके से वेट कम करें, और किसी जगह से वज़न अगर रह गया, अगर लड़के है टाइम कम है या फिर उसने स्ट्रगल की है, बच्ची है, PCOS के साथ मसला है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई भी इशू है, तो आप अपने फैट को मसल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। और अपने फैट को ब्रेक करके जो है क्या कर सकते हैं कि आसानी वेट लॉस कर सकते हैं। बट ये है कि शादी से पहले आपने अपने आप को फिट करके शादी करनी है। मैं कहती हूँ शादी डिले कर लें, महीना लेट कर लें, लेकिन अगर आप शादी से पहले फिट नहीं है ना, तो उसके बाद जो आपको फिर वो चीज़ें थ्रू द लाइफ साइकिल फेस करनी पड़ती हैं, और वो आपकी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगी, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, तो फिर हम मतलब ये कि अगर कोई लूज़ कर रहा है वेट, तो वो साथ साथ डाइट भी करे, साथ साथ अगर उसको अपनी स्किन टाइटनिंग के लिए एस्थेटिक्स कुछ लेना है तो दे कैन यूज इट, इट्स ऑल सेफ। यस, दे ऑल सेफ। अच्छा, अब देखिए अक्सर ना फिजा बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा इनके तो साइड इफेक्ट्स हैं, फैट कैविटी प्रोसीजर के, वेट लॉस ड्रिप है, वेट लॉस इंजेक्शन है, टारगेट फैट कैविटेशन प्रोसीजर है, इनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए जो हमारे अंदर मौजूद चर्बी है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट उसका है, वो चर्बी लेके आप अगर अपने जहेज में जा रहे हैं तो वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि वो आप जब जहेज में लेके जाएंगे तो जिस तरह वो औरतों के बर्तन टूटते हैं ना और दुख होता है, तो इस तरह जब आप चर्बी लेके जाएंगे तो शादी के बाद जब आपको डिफरेंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स होंगे, कंसीव नहीं हो रहा, और टिपिकली जो ससुराल में प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके लिए फिर कल को एक ज़हनी मसले का बाइस भी बनेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आपने अपनी चर्बी जहेज में नहीं लेके जानी, और लड़कों ने भी कोशिश करनी है कि आप जिसको लेके आ रहे हैं उससे पहले अपने आप को फिट करें, ताकि आपकी भी जिंदगी खूबसूरत हो, आने वाली लाइफ भी आसान हो। और वजन कम करना शादी से पहले, मैं एक चीज़ कहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर देता है। वाह नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, और आई होप आपको जो है हमारे आज के जितने भी सेगमेंट्स थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे। तो मैं और वर्दा आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।